नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के इस सेगमेंट में मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाका। पिछली वीडियो में हमने बात की थी संविधान के पार्ट 3 की। वहां हमने एक छोटा सा सेंटेंस इस्तेमाल किया था आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के सारे आर्टिकल्स को याद करने के लिए। यह सेंटेंस था डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। बिल्कुल इसी तरह से आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे संविधान के भाग 4 के लिए। संविधान का यह भाग 4 वर्णित है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक और इसकी हेडिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो आइए फिर आपका टाइम जरा सा भी वेस्ट ना करते हुए यहीं से कर देते हैं वीडियो की असली शुरुआत। और सबसे पहले जानते हैं आज के हमारे इस ट्रिकी सेंटेंस को। इस सेंटेंस को ध्यान में रखने के लिए आप बस इतना ही ध्यान में रखिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो सबसे बड़ा फोकस है वह है गांव या पंचायतों के ऊपर, यानी रूरल इंडिया के ऊपर। मतलब कि ये प्रिंसिपल्स इसी बात की चिंता करते हैं सबसे ज्यादा कि गांव और पंचायतों के लेवल को किस तरीके से ऊपर उठाया जाए। ऊपर उठाने या ऊपर की तरफ जाने के लिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द होता है असेंड, और ये असेंड ही सबसे पहला वर्ड होगा हमारे सेंटेंस का। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस ये होगा कि असेंड करो, यानी ऊपर उठाओ पंचायतों का वर्क, एजुकेशन, हेल्थ। कितना ऊपर उठाएं? इतना कि देश विदेश में नाम हो जाए। तो आइए फिर सबसे पहले जानते हैं कि इस सेंटेंस के पहले वर्ड असेंट से हमें कौन कौन से 5 आर्टिकल्स प्राप्त होंगे। संविधान के इस भाग 4 का पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। इसको ध्यान में रखने के लिए आपको कोई भी ट्रिक यूज नहीं करनी है, क्योंकि बात चाहे फंडामेंटल राइट्स की हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, इन दोनों का ही जो शुरुआती आर्टिकल है, जो पहला आर्टिकल है, वह बिल्कुल 2 कॉपी है एक दूसरे की। कहने का मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 12 जो कि फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल है और आर्टिकल 36 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पहला आर्टिकल है, दोनों एक ही चीज के बारे में बात करते हैं और वह है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा। इन दोनों आर्टिकल्स के मुताबिक जो राज्य या स्टेट नाम का वर्ड है उसका मतलब है पार्लियामेंट या कोई भी सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई भी लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हो। तो इस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पहला आर्टिकल हमने कॉपी कर लिया है फंडामेंटल राइट्स के पहले आर्टिकल से। अब अगले जो 4 आर्टिकल्स हैं वह हमें प्राप्त होंगे असेंट के पहले 4 अक्षरों से, यानी पहले 4 लेटर से। असेंट का जो पहला लेटर है ए, वह हमें कीवर्ड देगा आर्टिकल 37 के लिए। यह कीवर्ड है एप्लीकेशन, यानी अप्लाई होना या लागू होना। मतलब कि आर्टिकल 37 हमें इस बात का जवाब देता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको आप कोर्ट में जाकर लागू करवा सकते हो या नहीं। तो आर्टिकल 37 के मुताबिक इसका जवाब है जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। असल में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि फंडामेंटल राइट्स को आप कोर्ट के माध्यम से लागू करवा सकते हो, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मामले में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पिछला जो आर्टिकल था आर्टिकल 36, उसमें तो हमने एक समानता यानी सिमिलरिटी खोजी थी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, कि इन दोनों की शुरुआत होती है एक ही डेफिनेशन से। लेकिन इस आर्टिकल में यानी आर्टिकल 37 में हमें पता लग गया इन दोनों के बीच के सबसे बड़े डिफरेंस का। तो इस तरीके से आर्टिकल 37 की हेडिंग होगी एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट,
यानी इस भाग में वर्णित तत्वों के लागू होने के बारे में प्रोविजन। इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 का कीवर्ड हासिल करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा असेंट के दूसरे लेटर एस का। एस से स्टार्ट होने वाला यह कीवर्ड होगा सोशल ऑर्डर, यानी सामाजिक व्यवस्था। तो इस तरीके से आर्टिकल 38 की हेडिंग हुई स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 39, उसका कीवर्ड हमें मिलेगा असेंट के अगले लेटर यानी तीसरे लेटर सी से। सी से स्टार्ट होने वाला कीवर्ड होगा सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, यानी कुछ नीति तत्व। मतलब कि यह आर्टिकल उन सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है जिन्हें किसी भी राज्य को नीति बनाते समय फॉलो करने चाहिए। इस तरीके से इसकी हेडिंग हुई सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, यानी राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। अब अगला आर्टिकल होगा आर्टिकल 39A और इसका कीवर्ड हमें मिलेगा असेंट के अगले लेटर ई से, और ई से स्टार्ट होने वाला यह कीवर्ड होगा इक्वल जस्टिस। तो इस तरह से आर्टिकल 39A की हेडिंग होगी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। इसी के साथ असेंट से स्टार्ट होने वाले पहले 5 आर्टिकल्स खत्म हो गए हैं यहां पर। अब अगला आर्टिकल रिलेटेड होगा पंचायत से और उसके बाद के 5 आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे वर्क यानी रोजगार से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पंचायत है उससे पहले वाले वर्ड असेंट से हमें मिलते हैं 5 आर्टिकल्स, और पंचायत के बाद वाले वर्ड वर्क से भी हमें मिलते हैं 5 आर्टिकल्स। तो ये 5 का आंकड़ा आखिर आ कहां से रहा है? असल में जो पंचायत वर्ड है उसके अंदर ही 5 समाहित है, जो कि आप देख सकते हैं पंचायत के पहले 5 लेटर्स में। इसलिए आप ध्यान रखिए कि पंचायत के पहले 5 और पंचायत के बाद में भी 5 ही। अगला जो आर्टिकल है वह पूरी तरह से बेस्ड है पंचायत पर ही, और इसकी हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य जो है वह पंचायतों के संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगा समय समय पर अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के मुताबिक। हमारा जो ट्रिकी सेंटेंस है असेंट करो पंचायतों का वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, इतना कि देश विदेश में नाम हो जाए। इसमें पंचायत के बाद अगला यूजफुल वर्ड होगा वर्क यानी रोजगार। इससे हमें प्राप्ति होगी अगले 5 आर्टिकल्स की। इन 5 में से पहला आर्टिकल है आर्टिकल 41, जिसका कीवर्ड हमें मिलेगा वर्क से, जो कि होगा राइट टू वर्क। आखिर राइट टू वर्क की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो सबसे बड़ा फोकस है वह है गांव या पंचायतों पर। और गांव के एक गरीब मजदूर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वह क्यों शहर की तरफ भागता है, क्यों शहर जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण की वजह से, रोजगार की तलाश में। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क यानी काम के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क के अलावा 2 और छोटे छोटे राइट्स दे रखे हैं, तो उनको मिलाकर आर्टिकल 41 की पूरी हेडिंग होगी राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब आप यहां पर यह मत सोचने लग जाना कि आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क दे दिया तो रोजगार या काम की जो भी प्रॉब्लम है वह सारी की सारी खत्म हो गई है एक साथ ही। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और गांव के एक गरीब मजदूर की समस्याओं को दूर करने के लिए अगले जो 4 आर्टिकल्स हैं वह भी रिलेटेड हैं वर्क से ही, यानी रोजगार की प्रॉब्लम से ही।
वह इस तरह से है कि एक बार आप इमेजिन कीजिए कि राइट टू वर्क मिलने की वजह से आपको काम तो मिल जाता है मनरेगा में, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जिस जगह आप काम कर रहे हों उस जगह के हालात इतने खराब हों कि वहां पर काम करना बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक हो एक इंसान के लिए। तो फिर ऐसे में इस राइट टू वर्क का क्या मतलब रह जाएगा? जाहिर सी बात है, कुछ भी नहीं। इसीलिए अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 42, उसमें यही प्रोविजन किया गया है कि काम करने के लिए आपको न्यायोचित यानी न्याय संगत हालात मिल सकें। आर्टिकल 42 की प्रॉपर हेडिंग होगी प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रोविजन। अब आप ध्यान से सोचिए कि आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 के तहत गांव के एक गरीब मजदूर को राइट टू वर्क भी दे दिया गया है और वह जिस जगह काम कर रहा है, जिन कंडीशंस में काम कर रहा है, वह भी बिल्कुल आरामदायक है। तो अब भला और क्या प्रॉब्लम आ सकती है गांव के उस गरीब मजदूर को? इसका जवाब यह है कि इतना होने के बाद भी आगे यह प्रॉब्लम आ सकती है कि काम करने के बाद में उसको काम के बदले जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही कम मिलते हों। तो इससे बचने के लिए अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 43, वह है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो अब तक आर्टिकल 41 के तहत काम का अधिकार मिल चुका है, आर्टिकल 42 के तहत काम करने के लिए अच्छी कंडीशंस मिल गई है और फिर आर्टिकल 43 के तहत अच्छी मजदूरी भी मिल रही है। तो इसके बाद में क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी गरीब मजदूर को? इसका जवाब है जी हाँ, उनके शोषण की संभावना तो फिर भी बनी रहती है। किसके द्वारा? जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट या मालिक आदि के द्वारा। तो इसी संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दो और आर्टिकल्स जोड़ दिए गए हैं आर्टिकल 43 के बाद में, यानी आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B। 43A में मजदूरों को यह अधिकार दिया गया है कि जो मैनेजमेंट होता है इंडस्ट्रीज का, उसमें भी वर्कर्स अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल 43A के लिए कीवर्ड होगा पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन में भागीदारी, और पूरी हेडिंग होगी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अगला जो आर्टिकल है लगभग इसी पर्पस के लिए, वो है आर्टिकल 43B। इसका कीवर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी सहकारी सोसाइटी। तो इस तरीके से हेडिंग हुई प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी सहकारी सोसाइटी को प्रोत्साहन। इसी के साथ वर्क से रिलेटेड सारे के सारे 5 आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं यहां पर। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं कुल 11 आर्टिकल्स। 36 से 39A तक के पहले 5 आर्टिकल्स हमें प्राप्त हुए थे असेंड नाम के वर्ड से। उसके बाद में आर्टिकल 40 हमें प्राप्त हुआ था पंचायत नाम के वर्ड से, और फिर 41 से 43B तक के अगले 5 आर्टिकल्स हमें प्राप्त हुए थे वर्क नामक शब्द से। इस तरह पंचायत के पहले 5 और पंचायत के बाद में भी 5 और एक आर्टिकल खुद पंचायत का। तो इस तरह कुल 11 आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं अभी तक। हमारा पिछला आर्टिकल था आर्टिकल 43B, जिसकी हेडिंग थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल 44 की शॉर्ट हेडिंग बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पहले लेटर C की। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 44 की शॉर्ट हेडिंग में C आएगा कुल 2 बार। तो इस तरह से आर्टिकल 44 की शॉर्ट हेडिंग होगी सिविल कोड, यानी नागरिक संहिता, और इसकी कंप्लीट हेडिंग होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 को आपको ध्यान में रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में रहता है नेशनल न्यूज़ में। हमारा जो सेंटेंस था, असेंट करो पंचायतों का वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, इतना कि देश विदेश में नाम हो जाए। इसका जो एजुकेशन वर्ड है वह अब हमें हेडिंग देगा आर्टिकल 45 और 46 के लिए। आर्टिकल 45 बात करेगा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की एजुकेशन के बारे में, यानी उनकी शिक्षा के बारे में। अब आप बोलेंगे कि जो बच्चे 6 साल से बड़े हैं उनकी एजुकेशन का क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि बड़े बच्चों यानी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बारे में प्रोविजन आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स में, और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आपको प्रोविजन मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। और आर्टिकल 45 की कंप्लीट हेडिंग होगी प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रोविजन। अब अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 46, वह बात करेगा हमारे समाज के वीकर सेक्शंस की एजुकेशन के बारे में। वीकर सेक्शंस के बारे में जब भी बात आएगी तो आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि माइनॉरिटी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में ही, इसीलिए बाकी जो बचे वो हैं एससी और एसटीज, उनके बारे में वर्णन मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। इस तरह से आर्टिकल 46 के लिए कीवर्ड होगा एजुकेशन फॉर एससी एंड एसटीज, और इस कीवर्ड से आर्टिकल 46 की हेडिंग बनेगी प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसी के साथ एजुकेशन से रिलेटेड दोनों आर्टिकल्स पूरे हो गए हैं यहां पर। अब हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड अगले 3 आर्टिकल्स की, यानी आर्टिकल 47, 48 और 48A की। आर्टिकल 47 का कीवर्ड होगा साधारण जनता की हेल्थ, और आर्टिकल 48 का कीवर्ड होगा पालतू जानवरों की हेल्थ, और फिर लास्ट में आर्टिकल 48A का कीवर्ड होगा जंगली जानवरों की हेल्थ। यहां पर एनिमल्स की हेल्थ यानी पशुपालन आदि के संबंध में बात करने की नौबत इसलिए आ गई है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वह किया गया है गांवों और पंचायतों के ऊपर ही, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार। तो इस तरीके से साधारण जनता की हेल्थ कीवर्ड से आर्टिकल 47 की पूरी हेडिंग होगी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी लोक स्वास्थ्य का सुधार करने और पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का राज्य का कर्तव्य। अब अगले कीवर्ड पालतू जानवरों की हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल 48 की पूरी हेडिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि स्टेट जो है, राज्य जो है, वो पूरा ध्यान देगा पशुपालन और एग्रीकल्चर के विषय पर। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48A, और इसका कीवर्ड था जंगली जानवरों की हेल्थ। तो इस कीवर्ड से इसकी पूरी हेडिंग होगी प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड तीनों आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं यहां पर। हमारा जो सेंटेंस था असेंड करो पंचायतों का वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, इतना कि देश विदेश में नाम हो जाए, इससे हम हासिल कर चुके हैं अभी तक कुल 17 आर्टिकल्स। पहले जो 5 आर्टिकल्स थे 36 से लेकर 39A तक वो हमने हासिल किए थे
पंचायत के पहले वाले वर्ड असेंट से। उसके बाद आर्टिकल 40 हमने हासिल किया था पंचायत से, और उसके बाद अगले 5 आर्टिकल्स आर्टिकल 41 से 43B तक हासिल किए थे पंचायत के अगले वर्ड वर्क से। फिर नंबर आया था आर्टिकल 44 का, जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसे तो हम यूं ही ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि यह टॉपिक हमेशा ही डिस्कशन में बना रहता है नेशनल लेवल पर। इसके बाद आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46 हमने हासिल किए थे एजुकेशन नाम के कीवर्ड से, और फिर आर्टिकल 47, 48 और 48A ये तीनों प्राप्त किए थे हेल्थ नाम के कीवर्ड से। और अब हम बात करेंगे आखिरी 3 आर्टिकल्स के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो आखिरी 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51, ये तीनों ही हमें प्राप्त होंगे देश विदेश नाम के शब्दों से। आर्टिकल 49 के कीवर्ड का अंदाजा हम लगाएंगे देश नाम के शब्द से। देश को इंग्लिश में कहते हैं नेशन, तो इस तरह से हमारा कीवर्ड होगा नेशनल। इसके बाद आर्टिकल 50 को हम कर देंगे एक बार के लिए स्किप और सीधा जाएंगे आर्टिकल 51 पर, जिसके कीवर्ड का आइडिया हमें लगेगा विदेश नाम के शब्द से, और ये कीवर्ड होगा इंटरनेशनल। अब आते हैं इन दोनों के बीच वाले आर्टिकल 50 पर। तो इसका कीवर्ड निकालने के लिए आप जो देश और विदेश है इनको ध्यान से देखिए। इनमें कॉमन लेटर क्या है? इन दोनों में कॉमन अक्षर है लास्ट वाला श, और श को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यह बन जाएगा एस। और इससे जो आर्टिकल 50 का कीवर्ड हमें मिलेगा वो होगा सेपरेशन, यानी पृथक्करण। इस तरीके से नेशनल से संबंधित हमारा जो आर्टिकल 49 है उसकी हेडिंग होगी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। इसके बाद देश और विदेश दोनों में जो कॉमन वर्ड है एस, उससे प्राप्त हुए कीवर्ड सेपरेशन से आर्टिकल 50 की हेडिंग होगी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसके बाद हमारा जो अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 51, वह रिलेटेड होगा विदेश के मिलते जुलते वर्ड इंटरनेशनल से। तो इस तरीके से इसकी हेडिंग होगी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इस तरह से आर्टिकल 51 के साथ ही सारे के सारे 20 आर्टिकल्स 20 आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं संविधान के इस भाग 4 के, यानी पार्ट 4 के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर, और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।